Hello and welcome to Concepts Made Easy, your go-to space for clear, concise and conceptual learning. I am Dr. Akriti Chuk and in today's session we are going to dive into the topic of trade barriers and its types. So let's get started and make your learning simple and meaningful. So what are trade barriers? ट्रेड बैरियर्स में एक कंट्री अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेव गार्ड करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करती है ट्रेड को कि ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, बैरियर्स खड़े कर देती है ताकि गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से ना आ सके, ताकि अपनी जो डोमेस्टिक में जो गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज बना रही है, कंज्यूमर उसी का ही, इसके लोग जो इस कंट्री के लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो इसी के ही प्रोडक्ट्स और गुड्स को यूज़ करें। बाहर के प्रोडक्ट्स जो इंटरनेशनली आ रहे हैं वो ना आए ज़्यादा। सो वो डोमेस्टिक में ही जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस लगा देती है गवर्नमेंट टू कंट्रोल or limit the flow of goods and services across international borders. These barriers are used to protect domestic industries, regulate trade, preserve economic security, or achieve political goals. Moving on. So there are two types of trade barriers. One is tariff barrier, another is non-tariff barrier. So tariff barrier जहाँ पे टैक्स और ड्यूटीज इम्पोज करी जाती हैं इम्पोर्टेड गुड्स पे, ताकि वो और महंगे हो जाएं और लोग जो हैं वो इम्पोर्ट ना करें, ना कर पाएँ, क्योंकि उनके लिए कंपैरेटिवली डोमेस्टिक में लेना, अपनी ही कंट्री में लेना बेटर हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल की जो गुड्स हैं, इंटरनेशनल गुड्स जो हैं वो क्या हो गए, कॉस्टली हो गए, क्योंकि उनको यहाँ पे टैक्स और ड्यूटीज इम्पोज कर दी गई है इम्पोर्टेड गुड्स पे। नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं जहाँ पे हम नॉन टैक्स मेजर्स को कंसिडर करती है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इम्पोर्ट को, जैसे कोटाज, लाइसेंसिंग, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा. सो वी विल do this in detail in the upcoming slides. So let's move on. So moving on, एक बार ये समझ लेते हैं कि टैक्स, ड्यूटी एंड टैरिफ में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये ज़्यादातर हम इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाते हैं टर्म्स, बट स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स, ड्यूटी एंड टैरिफ. सो एक बार समझ लेते हैं कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं. टैक्स एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है. अगर आप कुछ कमा रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज बाय कर रहे हैं, तो उस पर जो चार्ज कंपलसरी गवर्नमेंट इम्पोज करती है वो टैक्स होता है. ये इंडिविजुअल्स को भी एप्लीकेबल होता है, फर्म्स को भी, गुड्स पे भी, सर्विसेज पे भी, तो इसका वाइडेस्ट स्कोप रहता है. अप्लाइड ऑन इनकम, प्रॉपर्टी, सेल्स, प्रोडक्शन, हर चीज़ पे ये अप्लाई किया जाता है. पर्पस क्या है यहाँ, ये पर्पस है कि ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देता है. एग्जाम्पल जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स. अब ड्यूटी क्या है, ड्यूटी एक तरीके का टैक्स है जो इम्पोज किया जाता है मेनली ऑन गुड्स. ये इंटरनेशनल ट्रेड में भी एप्लीकेबल होता है और डोमेस्टिक गुड्स पे भी एप्लीकेबल होता है. टैक्स से नैरोअर होता है. यहाँ पे दो तरीके की आ जाती हैं ड्यूटी, कस्टम और एक्साइज. कस्टम हमारे इंपोर्टेड गुड्स पे लगता है, जो उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं. जो हमारे यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन पे एक्साइज ड्यूटी लगती है. पर्पस क्या है, टू रेगुलेट ट्रेड एंड प्रोटेक्ट इंडस्ट्रीज एंड अर्न रेवेन्यू. Example, custom duties on imported mobile and excise duty on alcohol. So tariff एक स्पेशल काइंड ऑफ ड्यूटी होती है जो इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स पे ही लगती है. दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड में ही एप्लीकेबल होती है. अप्लाइड ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड बैलेंस ट्रेड. वाई टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, वही है, ये बैरियर की तरह काम करते हैं ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रीज जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को बना रही है, कंज्यूमर उन्हीं को कंज्यूम करे rather than buying the same goods from outside. Example, 10% tariff on imported cars from Japan. So this is the difference between tax, duty and tariff. So these are the types of tariff barriers. The first one is specific tariff. Specific tariff में हम एक
स्पेसिफिक या फिक्स्ड अमाउंट लगा लेते हैं पर यूनिट ऑफ इम्पोर्टेड गुड पे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि ये इंपोर्ट की गई है टी और जिस पे 50 रुपीज का टैक्स है पर केजी पर। सो देर इज अ फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट दैट इज लेवीड पर यूनिट ऑफ इम्पोर्टेड गुड। जैसे पर केजी इस पे लगाया है, वैसे ही पर आइटम पे लग सकता है, पर लीटर पे लग सकता है। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इट इज अनअफेक्टेड बाय प्राइस फ्लक्चुएशंस। प्राइस का कुछ भी चेंज होगा ये अनअफेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो एड वैलोरम टैरिफ है, विच इज लेवीड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। यहाँ पे वैल्यू की बात हो रही है, वैल्यू की बात हो रही है, कितने वर्थ का प्रोडक्ट है उसके ऊपर ये ड्यूटी, ये टैरिफ लगता है, एड वैलोरम टैरिफ लगता है। So it adjusts automatically with price changes, but it can be harder to calculate. So it is, ये जो है ये पर यूनिट पे बेस पे है, पर या तो पर केजी होगा या पर आइटम होगा या पर लीटर होगा, ये वैल्यू के बेसिस पे लगता है एड वैलोरम। सो जो थर्ड टाइप है वो है कंपाउंड टैरिफ। कंपाउंड टैरिफ बेसिकली कंबाइन कर रही है स्पेसिफिक टैरिफ प्लस एड वैलोरम टैरिफ को, जिसके अंदर कुछ पार्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है जैसे स्पेसिफिक में होता है, और कुछ पार्ट जो होता है वो वैल्यू के बेसिस पे होता है जैसे एड वैलोरम में होता था। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो टैरिफ का पार्ट होता है, क्योंकि वो प्राइस फ्लक्चुएशन को कंसिडर करके नहीं चलता, फ्लक्चुएशन को कंसिडर करके नहीं चलता, लेकिन फिर भी स्टेबलाइज होता है कि इतना तो मिल ही जाएगा, तो ये एक तरीके से स्टेबल रेवेन्यू दे देता है। तो ये इसका पार्ट है कि ये एक स्टेबल रेवेन्यू मिल जाता है ये फिक्स वाले पार्ट से। और ये जो पार्ट है जहाँ पे वैल्यू के बेसिस पे मिल रहा है, क्योंकि ये प्राइस फ्लक्चुएशन को कंसिडर करके चल रहा है, तो यहाँ पे एक शील्ड मिल जाती है, एक प्रोटेक्शन मिल जाती है अलाइन टू प्राइस वेरिएशन की। प्राइस में जो चेंजेस आएंगे उसके बेसिस पे भी हमें रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा कंबाइंड टैरिफ के थ्रू। सो इट कंटेन्स दोनों के जो एडवांटेजेस हैं इसके अंदर प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड टैरिफ के अंदर, स्पेसिफिक के भी एंड एड वैलोरम के भी। जो नेक्स्ट टाइप है वो है स्लाइडिंग स्केल टैरिफ। स्लाइडिंग स्केल टैरिफ में प्राइजेस पे डिपेंड करती है कि कितनी ड्यूटी लगेगी, तो प्राइस चेंज होगा तो टैरिफ भी चेंज हो जाएगा। तो ये तो या तो स्पेसिफिक में हो सकता है या तो वैल्यू के बेसिस पे हो सकता है। ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे होता है, इसको सीजनल ड्यूटीज भी कहते हैं। ये बेसिकली इसका मेन जो मोटिव है वो यही है कि लोकल जो प्रोड्यूसर है उनको शील्ड देना, उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस। अब इसका मीनिंग क्या है? कंट्री ए है हमारी, यहाँ पे कंट्री बी है। जब कंट्री बी में प्राइस ऑफ व्हीट डिक्रीज कर जाएगा, तो जो यहाँ के कंज्यूमर्स हैं वो अपने से ना लेके, डोमेस्टिक मार्केट से ना लेके वो इंपोर्ट कराना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ प्राइस कम है, यहाँ प्राइस कम है। तो यहाँ पे जो लोकल मार्केट के जो फार्मर्स हैं उनको इम्पैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि ये लोग इंपोर्ट कराना शुरू कर देंगे। तो इंपोर्ट करा के यहाँ पे वो क्या करती है गवर्नमेंट, वो जो ड्यूटी है उसको इंक्रीज कर देती है कि इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो प्राइस का यहाँ पे इसको फायदा मिल रहा था ड्यूटी से, जो इंपोर्ट का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। ड्यूटी से इंपोर्ट का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ के कंज्यूमर्स को फायदा तो होगा नहीं कि वो इंपोर्ट करा के लें, क्योंकि प्राइस ड्यूटी से बढ़ा ही दिया, तो वो डोमेस्टिक मार्केट से ही लेना शुरू कर देंगे। तो यही लिखा है, अगर वर्ल्ड प्राइस ऑफ व्हीट कम हो जाता है तो स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी बढ़ जाती है टू शील्ड लोकल फार्मर्स फ्रॉम चीप इंपोर्ट्स, क्योंकि इंपोर्ट कम सस्ते हो गए थे। और ये इसी में ही उल्टा हो जाता है कि जब यहाँ पे प्राइस बढ़ जाता है, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो जाता है, और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए
कंज्यूमर को, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए वीट अफोर्डेबल बनाने के लिए ड्यूटी को कम कर दिया जाता है ताकि इंपोर्ट हो सके। सो ये होता है हमारे पास स्लाइडिंग स्केल टैरिफ, जो प्राइजेस पे डिपेंड करता है। प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, उसके अकॉर्डिंग ड्यूटी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। नेक्स्ट जो टाइप आती है वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी आती है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी हमारी इसमें एक वर्ड है काउंटर, तो ये एक किसी चीज को ऑफसेट करने के लिए होती है। आप किस चीज को ऑफसेट कर रही है? जो भी अनफेयर सब्सिडीज प्रोवाइड हो रही है बाय एक्सपोर्टिंग गवर्नमेंट। कंट्री ए है, कंट्री बी है, ये एक्सपोर्ट कर रही है, ये इंपोर्ट कर रही है। एक्सपोर्टिंग कंट्री ने अपनी एक कंपनी को पैसे दिए, सब्सिडीज दी कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचो बाहर इंटरनेशनली, तो सब्सिडी दी। तो यहाँ पर इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई अपने गुड्स और सर्विसेज की, कि वो आराम से अपने प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं क्योंकि उनको सब्सिडीज प्रोवाइड हो रही हैं। तो कंट्री ए अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगी? यहाँ पे इसको काउंटर करने के लिए ड्यूटीज लगा देगी, जिसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहते हैं। कि यहाँ पे सब्सिडी से जो आपको फायदा हो रहा था, इस कंपनी को ड्यूटी देनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ताकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, क्योंकि इनको फायदा हो रहा था। तो इनके लिए भी एक लेवल प्लेइंग, जो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए यहाँ पे ड्यूटी लगा दी जाती है, जिसको कहते हैं हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी। So it is imposed to offset unfair subsidies provided by exporting governments. It ensures level playing field for domestic producers. For example, duty on Chinese solar panels subsidized by Chinese government. नेक्स्ट है एंटी डंपिंग ड्यूटीज। एंटी डंपिंग ड्यूटीज का मतलब क्या है, इसको भी एग्जांपल समझ लेते हैं। कंट्री ए है हमारे पास, यहाँ पे कंट्री बी है। कंट्री बी एक्सपोर्ट कर रही है, कंट्री ए इंपोर्ट कर रही है, राइट। कंट्री बी यहाँ से प्रोडक्ट्स को जो भी बेच रही है, जो भी एक्सपोर्ट कर रही है, जो भी प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट कर रही है, उस प्रोडक्ट की कुछ कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अमाउंट से भी कम प्राइस पे यहाँ पे बेच रही है। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है और प्राइस कम है, जिसपे वो यहाँ पर बेच रही है। उसको ऑफसेट करने के लिए, ये अनफेयर प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए कंट्री ए इसके प्राइस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, ताकि अपने लोकल या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को वो प्रोटेक्ट कर सके। तो इसको कहते हैं हम एंटी डंपिंग ड्यूटी। Applied when foreign goods are sold below the cost or market value in the domestic market, prevents injury to local industries due to dumping. Example, duty on cheap steel imports from a foreign country. नेक्स्ट आता है सेवेंथ जो टाइप है वो है प्रोटेक्टिव टैरिफ। बेसिकली प्रोटेक्टिव सही है कि इसका एम जो होगा वो शील्ड करने के लिए होगा नई और स्ट्रगलिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अपनी डोमेस्टिक फर्म्स को बचाने के लिए, उनको शील्ड देने के लिए ये प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाया जाता है, जिससे हम प्रमोट करते हैं सेल्फ रिलायंस की। जैसे हमारा मेड इन इंडिया है, कि हमारे देश में ही बनाओ और प्रोडक्शन यहाँ पे ही हो, तो प्रमोट करा गया है सेल्फ रिलायंस की, अपने पे ही रिलाय करो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी जाती है विद इन द कंट्री। तो इसका एग्जांपल है हाई टैरिफ लगाए जाते हैं ऑन इम्पोर्टेड एग्रीकल्चरल मशीनरी सो एज टू प्रोटेक्ट द लोकल प्रोड्यूसर्स। सो जो नेक्स्ट टाइप आता है वो आता है रेवेन्यू टैरिफ। रेवेन्यू टैरिफ इज प्राइमरीली टू रेज द फंड्स फॉर द गवर्नमेंट। इसका सोल पर्पस यही है कि गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेशन हो, फॉर रेवेन्यू जनरेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ही बनी हो,
इसका बेसिक जो पर्पस है वो रेवेन्यू जनरेशन करना है. इट इज़ यूजुअली लेवीड ऑन लग्जरी इनपुट्स जैसे वाइन्स एंड परफ्यूम्स. सो नेक्स्ट टाइप आता है रिटेलिएटरी टैरिफ. अगर ए कंट्री ने बी कंट्री पे एक अनफेयर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाया तो बी ने वापस ए पे भी लगा दिया. तो इट इज़ इम्पोज्ड इन द रिस्पॉन्स टू अनफेयर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन used as a political or trade negotiation tool. India increased कर रही है ड्यूटी ऑन US almonds after US hiked tariffs on Indian goods. पीक टैरिफ क्या होता है? वेरी हाई टैरिफ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? ये सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक गुड्स पे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि फॉर नेशनल सिक्योरिटी, मॉरल और कल्चरल प्रोटेक्शन रीजंस. जैसे 100% ड्यूटी लगाई जाती है ऑन वेपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स. मूविंग ऑन टू दी नॉन टैरिफ बैरियर्स के टाइप. टैरिफ बैरियर्स के जो टाइप्स हमने पढ़े वो थे टैक्स बेस्ड, इन पर टैक्स लग रहा था. नॉन टैरिफ बैरियर्स नॉन टैक्स बैरियर्स होते हैं. उसके टाइप्स देख लेते हैं. फर्स्ट जो है इम्पोर्ट कोटाज. आपने कोटा लगा दिया, यानी क्वांटिटी पे या वैल्यू पे लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी का इंपोर्ट नहीं हो सकता गुड, और या इससे वैल्यू इतनी इस वर्थ से या वैल्यू से ज़्यादा का इंपोर्ट नहीं करा जा सकता. जैसे इंडिया लिमिट करी है इंपोर्ट ऑफ गोल्ड टू प्रोटेक्ट फॉरेन रिजर्व्स. नेक्स्ट है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स. ट्रेडर्स जो हैं वो मस्ट ऑब्टेन ऑफिशियल परमिशन बिफोर इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग सर्टन गुड्स. तो यहाँ पे इंपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी ताकि आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सको. जैसे इंडिया के अंदर इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए फॉर सर्टन रिस्ट्रिक्टेड केमिकल्स. थर्ड जो है वो है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स. एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एग्री करती हैं टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंपोर्टिंग कंट्रीज. जैसे जापान वॉलंटरली रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे टू यूएस इन 1980s. टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड. हमारे रेगुलेशन लगते हैं क्वालिटी पे, लेबलिंग पे, पैकेजिंग पे, सेफ्टी पे. ये भी ट्रेड बैरियर की तरह काम करते हैं, क्योंकि आपने रूल्स लगा दिए हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं कि अगर इस क्वालिटी का होगा तभी ट्रेड करेंगे, अगर ये लेबलिंग होगी तभी ट्रेड होगा, अगर पैकेजिंग ऐसी होगी तभी ट्रेड होगा. तो कुछ सेफ्टी मेजर्स बता दिए हैं जो एज ट्रेड बैरियर्स एक्ट करते हैं. जैसे यूरोपियन यूनियन मैंडेट्स सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस. नेक्स्ट आता है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स. हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स हैं ये. बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स हैं यहाँ पर कि कंट्री के अपने लोगों के लिए. टू प्रिवेंट रिस्क फ्रॉम इम्पोर्टेड फूड, एनिमल और प्लांट्स. जैसे यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया यूएस बीफ विद हार्मोन्स ड्यू टू हेल्थ कंसर्न्स. नेक्स्ट आता है कस्टम प्रोसीजर्स एंड डिलेज. यहाँ पे लेंदी डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शंस होना, अनक्लियर प्रोसेसेस डिले ट्रेड को डिले कर देती है. प्रोसेसेस की क्लैरिटी नहीं होती है, इंस्पेक्शंस बहुत लेंदी हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत लेंदी है. जैसे इंडियन पोर्ट्स पे डिले कर देना क्योंकि मैनुअल चेकिंग होती है वहाँ पर. सो इट एक्ट्स एज अ ट्रेड बैरियर एंड इट्स अ नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर. मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो है सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स. फाइनेंशियल सपोर्ट जब लोकल फर्म्स को दी जाए ताकि उनके प्राइजेस कम हो सकें, जिसकी वजह से इंपोर्ट कंपटीशन हार्म होता है. एग्जांपल यूएस सोयाबीन सब्सिडी इम्पैक्ट करती है फॉरेन मार्केट्स को. सो नेक्स्ट टाइप इज एम्बार्गोज एंड सैंक्शंस. अगर एक कंट्री कंप्लीट या पार्शियल बैन कर देती है किसी कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए, बिल्कुल ही पार्शियल या कंप्लीट बैन कर देती है कुछ कंट्रीज के साथ, तो उसको एम्बार्गोज एंड सैंक्शंस कहते हैं. जैसे कि यूएस एम्बार्गो ऑन ट्रेड विद नॉर्थ कोरिया. नेक्स्ट इज लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स. मैंडेटरी कर देती है एक कंट्री कि हम आपके साथ, कोई कंट्री के साथ ट्रेड तभी करेंगे जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसके अंदर हमारे यहाँ पे का लोकल कंटेंट होना चाहिए कुछ परसेंटेज. सो मैंडेटरी है अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ प्रोडक्ट मस्ट बी मेड डोमेस्टिकली. जैसे इंडिया रिक्वायर स्मार्टफोन्स टू इंक्लूड 30% लोकल कंपोनेंट्स फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. सो नेक्स्ट टाइप जो है वो है एक्सचेंज कंट्रोल्स. यहाँ पे हमारे पास कंट्री रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि आपको अवेलेबिलिटी नहीं होगी फॉरेन एक्सचेंज के लिए, तो आप इंपोर्ट कैसे करोगे. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यूएस से कुछ मंगवाना है, इंडिया में मंगवाना है, ठीक है, तो मुझे प्रोडक्ट मंगवाना है, ठीक है, इंपोर्ट
करना है तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा। डॉलर मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे इंडिया में ही रुपीज सरेंडर कराने पड़ेंगे और उसके बदले मुझे डॉलर मिलेगा। अगर यहाँ पे डॉलर लेने पर ही यहाँ पे गवर्नमेंट लिमिट लगा देती है तो मैं इंपोर्ट कर ही नहीं पाऊंगी वो प्रोडक्ट। इसको कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल। जैसे जिम्बाब्वे लिमिट कर रही है यूएस डॉलर ट्रांजैक्शंस टू कंट्रोल करेंसी रिजर्व्स। नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स। मैंडेटरी बना देते हैं, यहाँ पे रूल्स बना देते हैं, रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, उसमें ये मटेरियल होना चाहिए, वो इस डिज़ाइन का होना चाहिए, ये यूजेज होनी चाहिए। तो अगर वो कंप्लाई करता है तब वो प्रोडक्ट का इंपोर्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो एग्जांपल BIS सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स इन इंडिया, राइट। सो जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्रोडक्ट लेबलिंग। प्रोडक्ट लेबलिंग में हमारे पास रूल्स होंगे कि प्रोडक्ट जो इंपोर्ट कर रहे हो उसमें ये तरीके की लेबलिंग होनी चाहिए, ओरिजिन लिखा होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स लिखे होने चाहिए, एक्सेट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को रिक्वायरमेंट है कि पैकेज्ड फूड में कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन्ड होना चाहिए, तो ये भी एक तरीके का नॉन टैरिफ बैरियर है। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स। कुछ कंट्रीज़ को स्पेसिफिक पैकेजिंग मटेरियल्स में ही पैकेजिंग होनी चाहिए। डिज़ाइंस मैंडेट कर दिए हैं कि पैकेजिंग इस तरीके से होनी चाहिए, डिज़ाइन इस तरीके का होना चाहिए। जैसे यूरोपियन यूनियन को रिक्वायरमेंट है कि रिसाइक्लेबल ही पैकेजिंग फूड आइटम्स की होनी चाहिए, तो ये भी एक तरीके का नॉन टैरिफ बैरियर ही है। सो नेक्स्ट आता है कॉन्सुलर फॉर्मेलिटीज़। कुछ कंट्रीज़ में रिक्वायरमेंट होती है कुछ डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर की, जिसके अंदर अप्रूवल चाहिए कुछ ऑफिशियल ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्री का, अदरवाइज परमिशन नहीं मिलेगी वो गुड को इम्पोर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल, सम कंट्रीज रिक्वायर कॉन्सुलर इनवॉइस अटेस्टेशन बिफोर शिपमेंट। जो नेक्स्ट आता है लास्ट जो है वो है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स। कुछ कंट्रीज जो हैं वो फेवर करती हैं कुछ कंट्रीज़ को, क्योंकि उनके साथ उनके ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन का ट्रेड एग्रीमेंट है ACP के साथ, तो वो आपस में ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जिसकी वजह से दूसरों को डिसएडवांटेज मिलता है और वो ट्रेड को हैम्पर करता है, विच एक्ट्स एज अ नॉन टैरिफ बैरियर। So this was it about tariff and non-tariff barriers, and we'll meet you in the next lecture. Thank you so much.